नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ए वेरी गुड मॉर्निंग। सारंग, विजय लक्ष्मी, गोल्डी, शिवानी, संदीप, प्रखर, पारुल, मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होल्ड करिए। आपका कंटेंट अपलोड कर देते हैं। जब तक जरूरी बातें जो हैं वो पता कर लो, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो। क्या क्या रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके मिलता है 10% का लाभ अनअकैडमी पर, है ना? ये कुछ जेन्युइन बातें हैं जो पता होनी चाहिए। हाँ भाई, बिग फैन की बात सुनेंगे हम। ब्यूटी बहादुरी लिख रही हैं कि वो बिग फैन है हमारी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात लगा बेटा सुन के, थैंक यू। निखिल, हाँ सुना तो मैंने भी है ऐसा। आरजे जिनेंद्र गुस्से में है क्या? नहीं भैया, काहे गुस्से में होंगे यार। सचिन कर दिया, जस्ट शेयर किया है बेटा। संदीप, आज स्लाइड्स अच्छी लगी मॉर्निंग वाली क्लास में। मनीषा, थैंक यू सो मच बेटा, आपको भी क्लास अच्छी लगी सुबह वाली। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का यही अप्रिसिएशन मुझे और भी अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। अभिषेक, आपने भी वैक्सीन लगवा ली, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ विमल कुमार, बिल्कुल बैठे हुए हैं भैया। मैं एकदम अच्छा हूँ। आज क्लास में मजा आ गया पढ़ के। आपको जैसे पूरी दुनिया के बारे में याद रहता है, मेरा नाम क्यों नहीं याद रहता? आपका नाम है क्या ब्यूटी बहादुरी? बहादुरी। अंजलि कह रही है आपकी सभी क्लास अच्छी होती है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। ये भी सही है। देव बसवाल, बिल्कुल मिलते हैं जल्दी से। विश्वजीत, बना का ठिकाना झालावाड़। अरे भैया, आ गया था मॉर्निंग वाला सेशन। चलिए, शैलेंद्र, नहीं उससे नहीं हो रही है बेटा। रौनक, थैंक यू। जब से आपसे पढ़ा हूं एक अलग ही एटीट्यूड आया है। अब सब कुछ पकौड़ा लगता है दिनेश, यही सही है। दीपाली, हाँ बेटा, सुबह मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो है इतनी ही क्यूरोसिटी रहती है जितनी आप लोगों को पढ़ने के लिए क्यूरोसिटी होती है। मुझे भी इतनी क्यूरोसिटी रहती है आप लोगों की तरह कि हाँ भाई, क्लास जल्दी से कब आए, कब पढ़ाया जाए। कोशिश करता हूँ उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए। हर दिन कुछ नया करने का प्रयास रहता ही है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो है रेफरल कोड के संबंध में, और रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे यूपीएससी हो या एसएससी, है ना? यूपीएससी हो या एसएससी, उनमें 10% डिस्काउंट आप अनअकैडमी पर प्राप्त कर सकते हैं। ऑल अनअकैडमी सेशंस में आप प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पे यूपीएससी में मेरा आईआर का सेशन चल रहा है, करंट अफेयर्स पेड बैच के अंदर,
और उससे पहले करंट अफेयर्स के अंदर मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, गवर्नमेंट स्कीम, इंडियन पॉलिटी, आप उन्हें भी पढ़ पाएंगे, और मेरे द्वारा पॉलिटी और ज्योग्राफी भी पढ़ाई गई है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एसएससी कैटेगरी के अंदर एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, और उस फाउंडेशन बैच के अंदर वर्तमान में इंडियन पॉलिटी चल रही है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये सारा सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे। चाहे आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहें तो रिकॉर्डेड, नहीं तो फ्यूचर में जो लाइव बैच आएगा वो भी आप सब चीजों का देख पाएंगे। ये फाउंडेशन बैच एसएससी कैटेगरी के अंदर जो है, ये बहुत सारे लोगों के काम का है, चाहे वो डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ जुड़कर स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो वो उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 फीस में 10% का डिस्काउंट दिलाता है, और स्पेशल क्लासेस अगर आप देखते हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट भी आप लोगों को प्राप्त होता है। स्पेशल क्लासेस के द्वारा जो क्रेडिट पॉइंट इकट्ठे होते हैं उनका उपयोग आप क्लास देखने में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में, और हमारे आज का जो टाइम है साथियों वो है बर्ड फ्लू डिस्कस करने का। बर्ड फ्लू जो कि बहुत लंबे समय से, लगभग साल 1.5 साल से चर्चा में है। देखिए फ्लू जो है ना वो चर्चा में ही है, चाहे फिर वो आज कोरोना का समय हो, उस समय भी आप लोग देख रहे हैं वो भी फ्लू ही है, एक प्रकार का वायरस ही है। त्रिशा स्वरूप सर, दोस्तों के साथ आपका सेक्शन शेयर करने के बाद जो रिव्यू मिलता है मजा आ गया, दिल से निकलता है, आहा भाग्य हमारे जो आपके। सही है, सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ईश्वर मुझे और अच्छा करने की क्षमता दे ताकि आप लोगों का नाम बढ़ता रहे, है ना। चलिए तो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखिए। 18 जून से पढ़ता हूं आपसे सर दिनेश, थैंक यू भैया, है ना। अब सुनो, तो हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। तो बेटा बर्ड फ्लू की कहानी क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज डिस्कस करनी है कि ये क्या होता है, फ्लू क्या होता है। फ्लू ना एक प्रकार की जुकाम है साथियों। अपन को जब कोरोना जैसे सिम्टम्स आते हैं, जब कोरोना होता है ना, तो भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। बस फर्क ये है कि ये जो फ्लू है ये पक्षियों में हो रहा है, यानी पक्षियों की जुकाम बर्ड फ्लू कहलाती है। अच्छा, मुसीबत क्या होती है कि ये बीमारी हालांकि बहुत आसानी से इंसानों में ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन ये अगर बची रह जाए तो पक्षियों में बिल्कुल जैसे जंगल में आग लगती है। मतलब आप सोच के देखो कि कोरोना ने अभी भी हम पर रहम किया हुआ है, यानी कि 2-4 लोग जो इधर उधर लोगों के संपर्क में आ रहे हैं वो बचे हुए हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग। अगर एक मुर्गी को हो गया, एक चिकन को हो गया, तो भैया पूरा पोल्ट्री फार्म बर्ड फ्लू का शिकार है। अब आप सोच के देखिए, है मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनका हालत ये है, अगर एक पक्षी को हो गया ना तो पूरा पूरा पोल्ट्री फार्म खराब है। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही अगर आपने किसी, और केवल ऐसा नहीं है केवल चिकन को ही होता हो, ये डक्स को भी हो सकता है, ये जो है ना क्या क्या बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं उनको भी हो सकता है। और माइग्रेटरी बर्ड्स की बात तो मैं आपको बताऊं साथियों, हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ कि एक लेक है साथियों जिसका नाम है सांभर लेक, और वो यहाँ की साथियों एक वो है रामसर साइट है। सांभर लेक इनलैंड वाटर के सोर्स में सबसे बड़ी वाटर सोर्स कंसीडर की जाती है सॉल्ट के रूप में, मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस किया जा सके इनलैंड सोर्स है ये। तो वहां पर तो मतलब अभी 1.5 साल पहले ऐसा हुआ था कि वहां पर कुछ पक्षी जो हैं वो मृत पाए जाने शुरू हुए, नमक में पड़े हुए, और सारे माइग्रेटरी बर्ड्स। और फिर देखते ही देखते उनकी संख्या हजारों में पहुंच गई, हजारों में पहुंच गई। तो फिर ये देखा गया कि उनमें कौन सी बीमारी है, तो उनके अंदर एक बीमारी पाई गई साथियों, उसका नाम था एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन बॉटुलिज्म। एवियन बॉटुलिज्म नामक एक बीमारी पाई गई। तो जो पक्षी है ना साथियों, उनकी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक बार किसी के अंदर हो जाए बीमारी तो वो बहुत जल्दी लोगों में फैलती हैं। तो वो हालांकि वो बीमारी स्वाइन फ्लू, ये बर्ड फ्लू नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पक्षियों में बहुत जल्दी बीमारियां होती हैं। तो अभी क्या हुआ रिसेंट डेज में, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पोंग डैम बना हुआ है ना व्यास रिवर के ऊपर, पोंग और पंडोह दो प्रमुख रिवर डैम बने हुए हैं। तो पोंग और पंडोह जो डैम बने हुए हैं, उन डैम्स के ऊपर क्या हुआ कि वहां पर पोंग के अंदर एक बर्ड सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। उस बर्ड सेंचुरी में कुछ विदेशी पक्षी मृत पाए गए। तो जब विदेशी पक्षी मृत पाए गए तो ढूंढा गया कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या हुआ, तो उनमें फ्लू सिम्टम्स पाए गए, यानी पक्षी को जुकाम लग गई थी, है ना। तो उस वजह से वो पक्षी मृत पाया गया। ऐसे कैरेक्टर बहुत सारी जगह पर देखे गए। अच्छा, डर इसलिए लगता है क्योंकि ये जो बीमारी है अगर इंसान में आ जाए तो फिर ये ह्यूमन में भी बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है, क्योंकि इसके ऐसे कोई भी वो नहीं है, मतलब प्रमाण नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये इंसान में नहीं आती। इंसान में ही, जैसे आज का जो हम लोग कोरोना ढूंढ रहे हैं या इबोला देख रहे हैं, ये पक्षियों से ही इंसान में आई हुई बीमारी है।
है ना। तो पक्षियों से इंसान में आई हुई बीमारी है, तो ये तो नहीं कह सकते कि वर्तमान में जो बीमारी फैल रही है पक्षियों में वो इंसान में नहीं आएगी, है कि नहीं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय रहता है, क्योंकि जब पक्षियों को ये मास स्केल पर खत्म कर सकता है तो इंसानों की तो ये लाइनें बिछा देगा, है ना। तो रिसेंटली सांबर झील वाला उदाहरण एग्जाम्पल में रहा, है ना। एक विद्यार्थी पूछे सर आप लिखते काय पर हो। बेटा एक पैड होता है हमारे पास लिखने के लिए, उस पर लिखते हैं हम लोग, है? ऐसा पेन होता है और एक ऐसा पैड होता है, इलेक्ट्रॉनिक है ये, है ना। चंदन कुमारी का पूरा परिवार, चंदन खैरी का पूरा परिवार जो है वो पॉजिटिव हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, हालांकि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बेटा कोई भी व्यक्ति तरक्की के लिए सारे काम करता है मुरली, है ना बेटा। हाँ, आपको पता कैसे चलता है कैसे लिखना है? थोड़ा तो अभ्यास हो जाता है यार। अपन गाड़ी जो चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय ये थोड़ी कि नीचे पैरों की तरफ देख रहे होते हैं कि स्पीड कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, सब सेटिंग हो जाती है ना। ऐसे बस वही चीज हो जाती है यहाँ पर भी करते करते, है ना। ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है, हाँ बिल्कुल माउस की तरह यार, अपन को आदत पड़ जाती है। कई बार वो नहीं, तो टाइपिस्ट जो होते हैं वो धार 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 बिना देखे सारे शब्द टाइप कर लेते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है ना। कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, मुश्किल से घंटे भर का काम है, सीख जाते हैं। लकीटें ही तो खींच रहे हैं, हम कौन से इसमें सुलेख लिख रहे हैं। हाँ भाई, तो मुद्दा क्या है, तो भैया यहाँ पर सांभर लेक जो है, तो सांभर लेक के अंदर इशू निकल के आया, हिमाचल प्रदेश के अंदर इशू निकल के आया, और पक्षियों के मतलब कौओं के मरने की भी खबर निकल करके आई थी, ठीक है ना। हाँ पूर्ण, तो ये रिसेंटली इस कारण से चर्चा में आया। तो सांभर लेक के अंदर तो क्या था, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, एवियन बैटुलिज्म था जिसके कारण से ऐसा हुआ था। लेकिन साथियों अन्य जगह पर जब हम देखते हैं तो एवियन बॉटुलिज्म के अलावा कौन सी बीमारी, अब ये देखिए सारा इसमें थोड़ा सा सांभर लेक के बारे में भी बता दिया है, चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ, थोड़ा डिटेल में हमारी टीम ने कंटेंट दे दिया है आप लोगों के लिए। तो एवियन बॉटुलिज्म सांभर लेक के अंदर पाया गया था, इसकी वजह से डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया था, और यहां पर देखा यह गया था कि ऐसी सच चीजें देखी गई थी कि पक्षियों के जो पंख थे उनमें न्यूरो डिसऑर्डर हो गया था। न्यूरो डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि पक्षी उड़ना चाह रहा है लेकिन नर्वस सिस्टम जो है वो उसको उड़ने का मैसेज नहीं दे रहा है, तो वो पक्षी जो है ना वो बस उड़ते उड़ते गिर पड़ रहा है, और वो उस वजह से गिर करके निकल ले रहा है, पानी में गिर गया तो इस वजह से, और फिर समुद्र में गिर गया। तो इसके अंदर जो बीमारी उत्पन्न हुई ये बैक्टीरिया के कारण थी जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम था। ये बिल्कुल एकदम मतलब अलग चीज है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बर्ड फ्लू नहीं था, तो इससे इसको मैच ना करें। पक्षियों की मौत से संबंधित खबर है इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। सांबर लेक कहां पर है, तो राजस्थान में है, और राजस्थान की एक रामसर साइट है। रामसर साइट में एक तो रामसर साइट सांभर लेक है और एक केवला देव नाम से है, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य है, वो दूसरी हमारी यहाँ की रामसर साइट है, ये याद रख सकते हैं। भारत में वर्तमान में 42 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। हाँ जी क्लियर। चलिए अब चलते हैं साथियों दूसरा पोंग डैम के बारे में, है ना। पोंग और पंडोहो ये दो जगह हैं, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पोंग डैम, जहां पर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स रिसेंट डेज में देखे गए थे, ठीक है ना। हाँ तो क्या हुआ साथियों, यहां पर पहले हम आपको थोड़ा सा इतिहास पोंग डैम के बारे में बता देते हैं, फिर बर्ड फ्लू के बारे में आप लोगों को सारी बातें बताएंगे। 1983 के अंदर यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी। कौन, पोंग जो डैम है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। बहुत सारे बच्चे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है। बेटा जब सेंचुरी बनाते हैं ना तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। पर्टिकुलर चीज जैसे मान लीजिए कहीं पक्षी हैं तो पक्षियों को ध्यान में रख करके सेंचुरी बना दी, या कहीं पर केवल हिरण पाए जा रहे हैं तो वहां बना दी, कहीं एलिफेंट पाए जा रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, यानी कि बहुत कम प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए अगर कोई क्षेत्र रिजर्व कर दिया जाए तो सामान्यतया वो सेंचुरी कहलाती है। जैसे गहीर माथा, आज ही मैं सुबह पढ़ा रहा था, तो गहीर माथा ऑलिव रिडल टर्टल के लिए जानी जाती है ना। ऑलिव रिडल टर्टल के अलावा सॉल्ट के अंदर पाए जाने वाले क्रोकोडाइल, और साथ में वहां पर एक डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो इसके कारण मतलब दो चार चीजें एट मैक्स जिनके लिए ये क्षेत्र जाने जाते हैं, ठीक है ना।
हम हाउ मैनी रिकॉग्नाइज्ड, हाँ 42 इन इंडिया बेटा, है ना। हाँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर तो नहीं पता है, शायद 562 के आसपास है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, ठीक है ना। हाँ जी, भारत में अभी 42 रामसर साइट्स हैं। अंकित कुंदल, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ठीक है, अच्छा तो ये बात समझ में आई। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि सर फिर बड़ा कौन होता है, नेशनल पार्क बड़ा होता है कि सेंचुरी बड़ी होती है? देखिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया मतलब भारत की सबसे छोटी सेंचुरी जो है वो इतने किलोमीटर साइज की होगी, फिर उसके बाद ही नेशनल पार्क बनेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेशनल पार्क बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, सेंचुरीज भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। इवन कई सेंचुरी तो पंजाब हरियाणा के अंदर 1-1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैली हुई तक है ना। अच्छा, तो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के लिए कोई निश्चित निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। बस हाँ, एक चीज जरूर है, जब किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है तो नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के बाद में वहां किसी एक पशु का ध्यान नहीं रखा जाता। वहां पर संभव है कि वहां पर उपस्थित अन्य पशुओं पेड़ों के बारे में भी, यानी कि वहां की जितनी भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं, चाहे फिर वो पेड़ों से सुरक्षा हो या फिर वहां पर रहने वाले अन्य जितने भी जानवर हो, उन सब की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि राजस्थान के अंदर मेरे प्यारे साथियों रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रिजर्व जो शब्द है वो एक प्रकार से समझिए सेंचुरी को दिया गया शब्द है ना। और रणथंबोर जो है वो एक नेशनल पार्क भी है। तो सेंचुरी जो है वो ये समझा रही है, यानी कि एक तरह से जो रिजर्व है वो ये समझा रहा है कि यहां पर टाइगर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। लेकिन यहां पर दूसरा शब्द नेशनल पार्क, इसका मतलब हुआ कि जब ये नेशनल पार्क बन गया है तो भले ही यहां पर टाइगर को फोकस किया जाता हो, लेकिन यहां पर अन्य पशुओं को भी मरता हुआ नहीं छोड़ देंगे। आ गई बात समझ में? जैसे मान लो कि गहीर माथा है, तो गहीर माथा को मैंने कहा गहीर माथा अभ्यारण्य ऑलिव रिडल टर्टल के लिए जाना जाता है, तो वो सेंचुरी जो है वो ऑलिव रिडल टर्टल के लिए हो गई। लेकिन अगर मैंने बोला कि गहीर माथा भीतरकणिका नेशनल पार्क में है, तो ऐसी स्थिति में भीतरकणिका के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी फंड आएगा भारत सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं है कि केवल ऑलिव रिडल टर्टल के लिए ही फंड आएगा, औरों के लिए भी फंड आएगा। तो एक प्रकार से ये समझिए कि ये अपने आप में बड़ा कंसेप्ट है नेशनल पार्क, जहां पर रहने वाली हर चीज का ध्यान रखा जाता है। क्लियर हो गया? टाइगर रिजर्व केवल टाइगर के लिए, एलिफेंट रिजर्व केवल एलिफेंट के लिए, है ना। फंड बढ़ जाते हैं, ध्यान से मतलब ये चीज ये है ना बेटा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। तो पौंग डैम जो है ये बर्ड सेंचुरी, अब जैसे हमारे राजस्थान के अंदर केवला देव नाम से एक बर्ड सेंचुरी है, तो बर्ड सेंचुरी में केवल पक्षी आते हैं, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पक्षी आएंगे तो और जानवर मार दोगे, लेकिन पक्षियों के लिए अलग से फंड लाया जाएगा। आगे बात समझ में? अच्छा, 1975 पोंग डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द व्यास रिवर, इट इज आल्सो कॉल्ड पोंग रिजर्वायर एंड महाराणा प्रताप सागर। हाँ भाई, महाराणा प्रताप सागर नाम से एक जगह और भी है रिजर्वायर, बताइए कहां पर है महाराणा प्रताप के नाम पर? वो है मेरे प्यारे साथियों चंबल रिवर के अंदर। कहां पर है? चंबल रिवर के अंदर, है ना। चंबल रिवर के अंदर 4 मतलब रिजर्वायर हैं, कोटा बैराज, महाराणा प्रताप, जवाहर सागर और महात्मा गांधी, है ना। ये चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, इन 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट ए वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वो जो पानी और जमीन दोनों से मिक्स हो। पोंग डैम लेक डिक्लेयर वाट द रामसर साइट एट 2002, तो पोंग डैम को रामसर साइट में भी कंसीडर किया गया। बाय द वे, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं ताकि आपको भविष्य में कोई कंफ्यूजन ना रहे। रामसर साइट उन सभी क्षेत्रों को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों जो कि एक प्रकार से, हाँ त्रिशा बेटा, ये जो है ना वो चिल्का लेक है, ठीक है ना। तो एक सवाल और पूछा जाता है कई बार हम लोगों से, और वो क्या पूछा जाता है कि सर एक बात बताइए, रामसर साइट जो है वो किस जगह को कहा जाता है? तो मैंने उसका एक कंक्लूसिव चीज निकाल रखा है, और वो क्या निकाल रखा है? निखिल आनंद, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, और मैं आपकी बात के साथ में अपनी संवेदना भी जो जुड़ी हुई हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, है ना। और मैं मानता भी हूं कि आपका जो पॉइंट है ये बिल्कुल वर्थ इट है। और इस चीज की स्थिति में बेटा जो पेंडेमिक सिचुएशंस है, इसमें काफी प्रयासों के बावजूद भी
चीजें अरेंज नहीं हो पाई हैं, ये दुखद भी है। और पूरे देश में अभी हर व्यक्ति इस स्थिति के अंदर लाचार है साथियों। और मैं आपकी जो संवेदनाएं हैं उन्हें अवश्य, मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले रहा हूँ, और मैं आपकी संवेदनाएं जो हैं ये व्यक्त करूंगा अपनी टीम के साथ में बेटा, है ना, कि भाई बच्चों को कितना बुरा लगा आपका ये जो मतलब तरीका है ना। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मैं खुद भी आपके साथ जो है वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और मैं मानता हूं कि ये चीज जो है वो सुधरनी चाहिए थी, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन है इस समय। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि बेटा बिहार के अंदर जो बिहार के वो हैं चीफ सेक्रेटरी हैं, उन तक को नहीं बचाया जा सका, है ना। हालांकि बेड अरेंज हो गया होगा, लेकिन स्थितियां बहुत घातक हैं और इनके अंदर पता नहीं चल रहा है बेटा, क्योंकि अनअकैडमी जो है ना बेटा वो किसी ऑफिस से बिलोंग नहीं करती है। हम लोग किसी एक सेंटर पर नहीं है, हम पूरे देश में कहीं ना कहीं हैं, ठीक है। और हम पूरे देश में कहीं ना कहीं बैठ करके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबके लिए हर जगह व्यवस्था उपलब्ध करवा पाना एक चैलेंजिंग टास्क है। फिर भी मैं आपका कंसर्न आगे फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू। क्या हुआ साथियों, एक हमारे साथी फैकल्टी हैं और वो कोरोना के कारण हमारे बीच नहीं रहे, और वो बेड ना मिलने के कारण जो है वो अपने प्राणों को पूरी तरह से मतलब छोड़ करके चले गए हैं। बहुत ही दुखद दिन था, आज से 2 दिन पहले ये घटना हुई है। हमारे ही साथी थे, यूपीएससी में ही हमारे साथी थे, और उनका कहना था कि जब कंपनी इतनी बड़ी है और वो अगर एक बेड अरेंज नहीं कर पाई तो फिर ये कैसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं, हाँ बिल्कुल, ऋषिकेश सर जो है वो हमारे बीच नहीं रहे। ऋषिकेश थे, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाया करते थे, ठीक है। तो हाँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन साथियों मतलब पेंडेमिक सिचुएशन है ये, और बिल्कुल मैं आपका कंसर्न कि आपने हमारे बारे में ये सोचा, विशेष रूप से अपने एडुकेटर्स के बारे में आपने ये सोचा, मैं आपकी बात को बहुत ही पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूं, और डेफिनेटली अपने उन अथॉरिटीज तक पहुंचाऊंगा जिनको कि ये बात सोच करके विचार करना चाहिए, है ना। ठीक है बेटा, चलिए। तो हाँ बेटा, तो चलिए सुनिए, आगे सुनिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम सबको थोड़ा सा, नहीं ऐसा नहीं है बेटा कि अनअकैडमी ने हेल्प की या नहीं की। अनअकैडमी ने अपने एडुकेटर्स के लिए प्रॉपर एक फंड बनाया हुआ है, और आपको चलिए ये भी, हालांकि ये चीजें बताने की नहीं है, अनअकैडमी प्रमोट नहीं करती है किसी भी ऐसे फिलैंथ्रोपिक कार्य को जिसकी वजह से माहौल बनाया जाए। लेकिन फिर भी जो अनअकैडमी हमारे लिए करती है, मैं एटलीस्ट आप लोगों को वो बता दूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ, आपके गुरुजन जहां हैं वहां पर बहुत कुछ सही भी है ना। हम एडुकेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा फंड बनाया हुआ है, लगभग 7.5 करोड़ का, जिसका कि हम लोग कोरोना के केस में अगर कोई भी हमें यूज में आती है, आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज साथियों, फिलेंथ्रोपिक कार्यों के लिए हाल ही में 7.5 करोड़, क्योंकि मिलियंस में हमारे यहाँ पर डील होता है, क्योंकि मतलब फॉरेन फंडेड है, तो जो 7.5 करोड़ अभी अनअकैडमी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी डोनेट किए हैं सरकार को, ठीक है। और लेकिन ये चीजें कभी अनअकैडमी पब्लिश नहीं करता है किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास पर्सनली ये है कि इन केस अगर कोई भी हमारे एडुकेटर फैकल्टी को कभी भी किसी भी प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसी में अनअकैडमी पूरे टाइम साथ खड़ा है। कितना भी पैसा उसे जरूरत हो वो अनअकैडमी उपलब्ध कराएगी, किसी भी हॉस्पिटल का खर्चा हो अनअकैडमी उपलब्ध कराएगी, डॉक्टर के लिए जितना भी पैसा खर्च होगा अनअकैडमी उपलब्ध कराएगी। तो इतना कुछ हमारे लिए अनअकैडमी ऑलरेडी करती है। लेकिन उसके बावजूद भी साथियों स्थितियां इतनी विकट हैं कि करोड़ों रुपए भी रखे रह जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर वाकई में क्रिटिकल कंडीशन थी, ठीक है। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि आप हमारी इस कंपनी को, मैं इसलिए नहीं कि मैं इसका कोई शेयर होल्डर हूं इसलिए प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन हाँ, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अनअकैडमी कि उसने एडुकेटर्स के लिए इतना कुछ सोचा हुआ है। मतलब इवन अगर हम कोई भी जांच या कोई भी ट्रीटमेंट भी लेंगे तो उसके बारे में भी अनअकैडमी सारा की सारा खर्चा उठाती है। ऑनलाइन हमें कंसल्टेंसी के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, हमारे लिए सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोई भी फैमिली के अंदर, कोई भी मेंबर फैमिली के अंदर, इवन आप प्राइवेट वैक्सीनेशन करवा के आइए, उसका सारा ट्रीटमेंट मतलब सब अनअकैडमी पे कर रही है, ठीक है। तो इसलिए आप आश्वस्त रहें कि अनअकैडमी अपने फैकल्टीज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रही है। देखिए, एडुकेटर्स साथ होते हैं तो तारीफ करते हैं, दूर चले जाते हैं तो बुराई करते हैं, ये सब जगह चला आता है, लेकिन कुछ अच्छाइयां हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको भी पॉजिटिविटी आनी चाहिए, है ना। चलिए,
और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी ने अपने एडुकेटर के लिए कुछ नहीं किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, लेकिन फिर से वही बात, उसका कहीं किसी समाचार पत्र में या किसी फेसबुक पोस्ट में चर्चा नहीं की गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए 1983 the entire reservoir was declared as wildlife sanctuary by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ जी, इधर देखिए साथियों, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेटलैंड बता दिया, वेटलैंड क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, सेंचुरी जो है यहाँ पर 220 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, जो कि 54 फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड, मैं आपसे कह रहा था कि रामसर साइट आफ्टर ऑल है क्या, तो बेसिकली होता क्या है साथियों कि ऐसी जगह है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो। बिल्कुल राजीव, ऐसी जगह है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो। जैसे मान लीजिएगा कि हमने बात करी केवला देव की, तो बेटा राजस्थान का जो केवला देव है ना पक्षी अभ्यारण्य, वहां पर दुनिया भर से पक्षी उड़ करके आते हैं। विशेष रूप से साइबेरियन क्रेन आती है, हजारों किलोमीटर उड़ करके राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवला देव पक्षी अभ्यारण्य आती है। तो वहां पर जो भी थोड़ा बहुत पानी है उसकी सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लगता है कि जरूरी है, क्योंकि एक पक्षी इतनी दूर से उड़ के आया है और उसको आपके यहां पानी तक ना मिले, उसको अपने यहां पर रहने के लिए आवश्यक जो एनवायरमेंट है वो ना मिले, तो ऐसी जगहों को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। डिक्लेरेशन से क्या होता है, ऐसी साइट्स के खर्चे जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय संगठन भेजते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन फंड भेजते हैं ताकि इन चीजों को संरक्षित रखा जा सके। आ गई बात समझ में। ऐसे ही सांभर लेक, सांभर लेक के अंदर जब मैंने आपको बात बताई तो मेरे प्यारे साथियों, सांभर लेक में भी जो एवियन बॉटुलिज्म में पक्षी मरे थे वो माइग्रेटरी बर्ड्स थे। तो अगर वो मरे हैं तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है कि दूसरे देश का पक्षी आपके यहां आकर के मरा है, तो इस प्रकार की चीजों के लिए मेरे प्यारे साथियों ये काम किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों यहां पर अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज क्या है, अगर हम बात करते हैं आपके सामने पोंग की, तो पोंग डैम भी जो है वो इसी प्रकार का एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला है। और यहां पर क्या होता है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली इस जगह पर क्या बोलते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं और उन विदेशी पक्षियों के संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं। रामसर नाम है ईरान के पास स्थित एक जगह का जो कैस्पियन सागर के पास स्थित है। वहां पर 1972 के अंदर एक मीटिंग हुई थी और यह संकल्प लिया गया था कि दुनिया भर के ऐसी पानी की जो जगह हैं उन्हें संरक्षित रखा जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में ये किया जा रहा है, जी हाँ 2 फरवरी को है ना, वर्तमान में ये किया जा रहा है, हाँ 1971 माफी चाह रहा हूं, वर्तमान में ये किया जा रहा है कि जितने भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली जगह हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। क्लियर, तो ये चीज आप लोग अतिरिक्त रूप से समझ लीजिएगा। क्या है? पिताजी जो है ना वो सबसे अच्छी चीज होते हैं इस धरती पे। धन्यवाद। एकदम रिचार्ज कर दिया है भाई साहब। चलो सुनो आगे, बच्चा पढ़ा रहा है, उनको लगा कि यार सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, आज हम थोड़ा सा जूस पिला के गए, हम समझे ये बात। चलो आगे सुनो, तो ये बात हो गई क्लियर। हाँ जी, तो अब हमको ये बात समझ में आ गई कि ये कहां पर है, क्या कहानी है, ये सब बात हमने सिखा दी आप लोगों को। इसके बाद में साथियों अब सवाल है कि बर्ड फ्लू बार बार क्यों आता है ना, बर्ड फ्लू बार बार क्यों आता है और बर्ड फ्लू के पीछे कारण क्या क्या है। तो देखिए, वाइल्ड बर्ड्स आर considered the natural reservoir of bird flu viruses and it is the typical of outbreak to coincide the season of arrival of migratory birds। होता क्या है ना साथियों, पक्षियों को हमारी तरह है ना, पक्षियों को हमारी तरह सैनिटाइजेशन करने का तो समझ में आता नहीं है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ना तो हमें सैनिटाइजर समझ में आता है पक्षियों को, ना ही उन्हें हाथ धोने की कोई फैसिलिटी होती है। और पक्षी माइग्रेट कब करता है, हाँ पक्षी माइग्रेट कब करता है, तो पक्षी माइग्रेट करता है साथियों जब सीजन चेंज हो रहा होता है। सीजन चेंज हो रहा होता है से मतलब हुआ कि जब वहां सर्दी पड़ रही थी तो गर्मी के टाइम पर वो आ रहा होता है। तो जब सीजन चेंज हो रहा हो और पक्षी उड़ करके जब आता है तो वो सीजन चेंजिंग में वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। वायरस एक्टिवेट हो जाता है। देखिए वायरस के एक्टिवेशन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है,
अपने जैसे क्षेत्रों में वायरस इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है? क्योंकि उसको जो पैदा होने के लिए टेम्परेचर चाहिए ना, वो सीजन चेंज होने पर ही पैदा होता है। आपने देखा होगा, आप सभी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार बुखार जो है सीजन चेंज होने पर ही होते हैं। सर्दी से गर्मी आ रही हो, गर्मी से सर्दी आ रही हो, बारिश का मौसम आ रहा हो, अपन सब लोग बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ होता है। ये दूर से आते हैं, वायरस तो इनमें चिपका हुआ रहता है, लेकिन सीजन चेंज होते ही अचानक वो एक्टिवेट हो जाता है। वायरस कभी नहीं मरता, वायरस कभी नहीं मरता। विशाल अहलावत ने एग्जैक्टली एक लाइन लिख भी दी है जो मैंने बोली, वायरस कभी नहीं मरता। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आज भी आप अगर सोच रहे कोरोना मार दिया आपने, कहते नहीं मारा जी, वो हार के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ के चलिएगा। ठीक है, तो माइग्रेशन ऑफ वायरस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मंगोलिया से कजाकिस्तान से उड़ करके चलता रहता है। डेस्टिनेशंस क्या है? तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अच्छा हाँ, ये भी हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए, दुनिया में आपको पता है पक्षियों के उड़ने के रास्ते भी फिक्स हैं। पक्षियों के उड़ने के रास्ते भी फिक्स हैं, उन्हें फ्लाईवेज कहते हैं। जैसे हाईवे होते हैं ना, ऐसे पक्षी जहां से उड़ता है वो फ्लाईवे कहलाता है। ठीक है, और जहां पर, और पूरी दुनिया के अंदर कुछ विशेष प्रकार के फ्लाईवे हैं। अगर यहां पर दिखाया हो तो ठीक है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आपको फ्लाईवे का अंदाजा लग जाएगा, मजा आ जाएगा। रुको दिखाता हूं, फ्लाईवेज दिखाता हूं मैं आपको अंदाजा लगेगा कि यार पक्षियों के रास्ते भी फिक्स होते हैं क्या? वो इसी प्रकार से उड़ करके जाएंगे क्या? एकदम फिक्स होता है उनका उड़ने का रूट भी, जिस रूट से आना है, जिस रूट से जाना है। पूरी दुनिया के अंदर मतलब कमीशंस बने हुए हैं जो कि इन पक्षियों के माइग्रेशन को ट्रैक करते हैं। पक्षी जो हैं वो उड़ने के लिए जिन रूट को फॉलो करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, आपको फील आ जाएगा एकदम। एकदम एक इमेज दिखाते हैं आपको, ताकि फ्लाईवेज पता चले आपको कि हाँ यार ये तो गजब चीज है। मतलब पक्षियों को भी रूट पता है ऊपर। बड़ा सवाल तो ये है कि सर इनको पता कैसे चलता है कि इसी रास्ते से उड़ना है? इनको पता कैसे चलता है? इनके अंदर कोई जीपीएस लगा हुआ है क्या? तो साथियों ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हैं। कंपास लगा होता है इनके अंदर। ये देखो आप, ये रास्ते हैं दुनिया भर के अंदर। ये देखो, अपने यहां पर एक मेजर फ्लाईवे फंसा हुआ है। देखिए आप, इस प्रकार के कलर देखिए, ये हमारे यहां पर ये वाला फ्लाईवे है, सेंट्रल एशिया फ्लाईवे है। मजेदार चीज, अर्थ पर रूट हैं, यानी कि ये सेंट्रल एशिया से ही आते हैं। हमारे जितने भी माइग्रेटरी आते हैं, ये देखो आप, उड़ करके यहीं आते हैं। बिल्कुल, अमूर फाल्कन आता है यहीं से। अमूर फाल्कन बिल्कुल अमूर दरिया के पास से, वैसे यहां से आता है अमूर फाल्कन। तो आ गई बात समझ में? ये फ्लाईवेज हैं दुनिया में माइग्रेट करने वाले। बर्ड्स के हिसाब से नहीं बनाए हुए हैं, बर्ड्स के रूट फिक्स हैं, बर्ड्स इसी रूट पर उड़ते हैं। आप नोटिस करिए कि कोई भी बर्ड जो है वो यूं नहीं उड़ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं उड़ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट नहीं उड़ रहा है। सारे के सारे बर्ड ऊपर नीचे टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में चल रही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके हिसाब से सेंस करते हैं। इन्हें रूट नहीं पता होता है, इन्हें रूट नहीं पता होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि यार इनको इतना दूर का रास्ता कैसे पता है कि ये केवलादेव में आके क्यों रुकेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को, भाई चुंबकीय विकिरणें जो हैं वो इस तरफ से जा रही हैं, ये चुंबकत्व को फील करते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, कई बार अपने यहां पर कहावत होती है कि जब भूकंप आता है तो मोर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। भूकंप आने से पहले पहले मोर चिल्लाने लगते हैं, है ना, और कुत्ते भौंकने लगते हैं, और क्या कहते हैं इसको, पक्षी आसमान में उड़ने लग जाते हैं उस समय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें मैग्नेटिक फ्लक्स सेंस होता है, और जैसे ही वो गड़बड़ होता है तो वो एकदम अटपटा सा लगता है उनको कि अभी तक तो हम बिल्कुल सटीक थे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहां गया? वो जैसे ही गायब होता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो तो खुद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। आज सुबह भी मैं बता रहा था मॉर्निंग वाली क्लास में, तो वो घबरा जाते हैं कि अरे कहां गया सारा मामला।
आ गई बात समझ में? हर हर कोई के पास कोई ना कोई तरीके तो है ना दोस्त। ठीक है, आप सोच के देखो, चमगादड़ इतना तेज उड़ती है और दिखता नहीं है उसको, है? चमगादड़ इतना तेज उड़ती है और उसको दिखता नहीं है, कैसे उड़ती है वो? अल्ट्रासाउंड विकिरणें छोड़ती है, अपने में से बहुत तेज आवाज निकालती है, वो आवाज निकालती है, वो वापस आकर के उसके कान में टकराती है, आवाज से अंदाजा लगाती है वो कि हाँ इधर की तरफ कुछ चीज है, जल्दी से आवाज आ गई है, इसका मतलब दीवार है। आ गई बात समझ में? बहुत सारी चीजें हैं। इसी कारण से तो, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण तो बहुत सारे लोगों ने ये कयास लगाया कि जो 5G नेटवर्क है उससे पक्षियों की मौत हो रही है। क्यों? लोगों ने रिलेट कर दिया कि मैग्नेटिज्म उधर भी है और जो 5G है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो मैग्नेटिज्म एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे कि मैग्नेटिज्म डाइवर्ट हो जा रहा है, और मैग्नेटिज्म डाइवर्ट हो रहा है तो पक्षी मर जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो H5N1 वायरस है मेरे प्यारे साथियों, जो देखा जाता है, ठीक है ना, H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद है सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल अभिषेक, इफ नीडेड विल ट्राई, है ना। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही साथियों, फिर कल कोई नया मुद्दा लेकर के आएंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मुझे टेलीग्राम पर आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मॉर्निंग वाला सेशन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफी अच्छा चल रहा है, और एसएससी वाले जो हैं वो शाम को 8:30 बजे वाली क्लास देख सकते हैं, और मॉर्निंग वाली जो क्लास है वो यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं या कोई भी देखे, पर डेडिकेटेडली उनके लिए बहुत ज्यादा काम की गई। सुबह 6:45 वाईफाई स्टडी 2.0 पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।